दोस्तों आज की हमारी ये क्लास जीएस हिस्ट्री की ये सेकंड क्लास है और आज का जो विषय है वो है पाषाण काल। दोस्तों ये हमारी क्लास यूपीपी और यूपीएसआई के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। दोस्तों ये जीएस स्पेशल खासकर इन्हीं दोनों के लिए तैयार किया गया है। लेकिन हाँ, अगर आप जीएस वनडे एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं, खासकर रेलवे, एसएससी, अदर एग्जाम, तो आप हमारी इस क्लास का बेहतर लाभ उठा सकते हैं। और दोस्तों जब आप इस क्लास को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आप पीछे के आए हुए प्रश्नों को सॉल्व करिए, आप देखेंगे कि पाषाण काल का कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। आइए देखते हैं पाषाण काल के बारे में। दोस्तों पाषाण का मतलब होता है पत्थर और काल का मतलब होता है समय। यानी हम एक ऐसे युग की बात करने जा रहे हैं जिसमें पत्थर का व्यापक रूप से प्रयोग होता था। यानी मानव के जीवन में पत्थर महत्वपूर्ण भूमिका रखता था। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या केवल पत्थर ही थे? नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। मानव जब अपने जीवन की शुरुआत करता है तो निश्चित रूप में कई चीजें रही होंगी। नंबर 1 रहा होगा पत्थर, लकड़ी, यानी लकड़ी, डंडे, लाठी कह सकते हैं। इसके साथ साथ हड्डी के बने उपकरण, हड्डी के औजार। जब ये तीनों उपकरण थे तो इसे पाषाण काल ही क्यों कहा जाता है, यानी पत्थर का युग ही क्यों कहा जाता है, ये समझने का एक बड़ा अच्छा समय। दोस्तों ये दोनों जो नीचे के दोनों हैं, लकड़ी और हड्डी के औजार, आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या क्या रहा होगा मानव जीवन के शुरुआती दौर पर। तो ये जो नीचे के दोनों हैं, लकड़ी और हड्डी के औजार, ये कुछ समय बाद क्या है, नष्ट हो गए होंगे। क्यों नष्ट हो गए होंगे? क्योंकि लकड़ी जमीन में पड़े पड़े सड़ जाएगी, लाठी अगर जमीन में पड़ी रहेगी, बरसात धूप लगातार पड़ते पड़ते वो क्या है, उसमें कीड़े दीमक वगैरह लग जाएंगे और लाठी डंडे जो हैं वो क्या है, नष्ट हो जाएंगे। हड्डी के औजार ये भी धीरे धीरे क्या है, समाप्त हो जाएंगे। लेकिन कौन सा औजार बना रहा? पत्थर के औजार। और जाहिर सी बात है पाषाण काल में किसका प्रयोग होता है? पत्थर का व्यापक रूप से प्रयोग होता है। प्रयोग तो इनका भी हुआ, लेकिन हमें साक्ष्य किसका मिलता है? पत्थर के साक्ष्य मिलते हैं, और जिसके साक्ष्य वही काल मान लिया गया है। तो दोस्तों हमारा जो आज का विषय है वो पाषाण काल है, यानी पत्थर का काल है। और दोस्तों पाषाण काल जब मानव अपने प्रारंभिक जीवन की शुरुआत करता है तो वो नुकीलों हथियारों का या धारदार पत्थरों का उपयोग नहीं करता है, जबकि एक बड़ा सा पत्थर, बेडौल सा पत्थर के द्वारा वो शिकार करता है। अर्थात वो पहाड़ी या घाटी में चुपके से बैठा हुआ है और बहुत सारे जंगली जानवर चरते हुए आए, ऊपर से उसी पत्थर को मार दिया। जानवर मर गया, मानव उसका कच्चा मांस खाना शुरू कर दिया। तो ये इस युग की शुरुआत ऐसे ही होती है। तो दोस्तों पाषाण काल चूंकि एक लंबा समय है और इस काल का जब हम अध्ययन करते हैं तो ये देखते हैं कि प्रारंभ में बड़े पत्थर, बेडौल पत्थर, लेकिन धीरे धीरे उसमें छोटे नुकीले धारदार, और फिर बाद में कुछ ऐसे अस्त्र देखने को मिले कि जो प्रक्षेप तकनीक, यानी फेंक कर मारने वाले, यानी भाला जैसे चीज़ों का प्रयोग होता है। तो जाहिर सी बात है इन सब चीज़ें खुदाई में मिली हैं, तो इनका जो है जब हम अध्ययन करते हैं कि बहुत सारी वस्तुएं मिल जाती हैं, तो इस काल को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन से हैं? पहला है पूरा पाषाण काल, और इसका जो टाइम है 6 लाख से 10,000 ईसा पूर्व माना गया है। कितना? 10,000 ईसा पूर्व तक। और उसके बाद जो दूसरा काल आता है मध्य पाषाण काल, इसका समय 1000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व है। दोस्तों आमतौर पर इस टाइम पीरियड को लेकर कंट्रोवर्सी है, आगे चलकर हम बताएंगे कि 4000 है या 9000 है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते हैं। और फिर तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पाषाण काल होगा, पूरा पाषाण काल नहीं होगा, उच्च पाषाण काल। उच्च पाषाण काल ये 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है।
यानी संपूर्ण पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल। जब हम पूरा पाषाण काल के बारे में अध्ययन करते हैं तो पूरा पाषाण काल का जो समय है 6 लाख से 10,000 ईसा पूर्व, तो जाहिर सी बात है ये एक लंबा टाइम ड्यूरेशन हो जाता है। दोस्तों, जब हम पूरा पाषाण काल का अध्ययन करते हैं तो ये देखते हैं कि बहुत सारी सामग्रियां एकत्र हो जाती हैं। पूरे देश में अलग अलग जगहों पे खुदाई होती है और खुदाई होने से साक्ष्य इतने ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, परिणाम स्वरूप चूँकि प्रारंभिक जो पूरा पाषाण काल है इसका टाइम 6 लाख से 10,000 ईसा पूर्व यानी बीसी माना गया है। एक लंबा टाइम ड्यूरेशन होने की वजह से यहाँ पर बहुत सारे उपकरण मिल जाते हैं, और जब बहुत सारे उपकरण मिल जाते हैं तो उन उपकरणों को बनावट के आधार पर वहाँ पर भी विभाजन कर दिया जाता है। यानी जैसे प्रारंभ में बड़े बेडौल सा पत्थर, फिर धीरे धीरे छोटे नुकीले, फिर धारदार और फिर प्रक्षेप तकनीक। तो इस तरीके का जो परिवर्तन आता है वो हमें पूरा पाषाण काल में दिखाई पड़ता है। जब साक्ष्य इतने ज़्यादा हो जाते हैं तो इस कारण पूरा पाषाण काल को ही 3 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। पहला है निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। दोस्तों, इन तीनों में पूरा शब्द जुड़ा हुआ है। देखिएगा कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है? पूरा। तो जाहिर सी बात है ये प्रथम काल यानी जो पूरा पाषाण काल था उसी के 3 भाग हैं, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो हम प्रारंभ में देखते हैं निम्न पूरा पाषाण काल में कौन कौन सी चीजें हमें प्राप्त होती। तो निम्न पूरा पाषाण काल भारत के विभिन्न भागों में जब खुदाई हुई तो कई सारे उपकरण मिलते हैं और इन्हीं उपकरणों के आधार पर इस युग का नाम क्या रख दिया गया? निम्न पूरा पाषाण काल। अब जब निम्न पूरा पाषाण काल में भी देखा जाए तो 2 तरीके के पत्थर, 2 तरीके के उपकरण दिखाई पड़ते हैं और इनमें पहला है चापर चापिंग या पेबुल। ये पेबुल है, पेबुल संस्कृत दोस्तों। और दूसरा क्या है? हैंडेक्स संस्कृत या इसी को एशुलियान संस्कृत कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि चापर चापिंग क्या है, पेबुल क्या है? तो इन दोनों के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पेबुल के बारे में। क्या है पेबुल? पेबुल, पेबुल ये आपको बड़ी आसानी से देखने को मिल जाते हैं। खासकर आप ये देखे होंगे कि जब गांव में ट्रकों से मोरंग आती है जो घर बनाने में उपयोग की जाती है तो वहां पर ऐसे ऐसे गोल मटोल पत्थर आपको उस मोरंग में दिखाई पड़ेंगे और इन्हीं को क्या कहा गया है? पेबुल कहा गया है। आप तरह तरह के वहां पर पत्थर आपको ऐसे ऐसे मिलाई देखने को मिलेंगे। दोस्तों, जब इसी पेबुल को एक तरफ धार बना दिया जाए, ठीक है ना, एक तरफ क्या बना दिया जाए? धार बना दिया जाए, तो इसी को क्या कहेंगे? चापर कहेंगे। क्या कहेंगे? चापर। और जब दोनों तरफ धार बना दिया जाए तो इसी को क्या कहेंगे? चापिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? चापिंग। तो ये क्या हो गया? चापिंग। और ये क्या हो गया? चापर। और ये क्या हो गया? पेबुल। तो जहां से ये उपकरण मिले हैं उसी को क्या कहा गया? चापर चापिंग या पेबुल संस्कृत। दोस्तों, इसी को सोहन संस्कृत भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या कहा जाता है? सोहन संस्कृत।
अब प्रश्न उठता है कि ये सोहन संस्कृति क्यों कहा जाता है। दरअसल में खुदाई में चूंकि सोहन नदी घाटी पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में जब वहाँ पर नदी के किनारे खुदाई हुई तो ये सारी चीज़ें मिली और इसीलिए इसको सोहन संस्कृति कहा जाता है। और जो पत्थर था गोल वाला उसको पेबुल कहा गया, एक धार वाला चापर हो गया और दो धार वाला क्या हो गया, चापिंग हो गया। अब बात करते हैं हैंडेक्स के बारे में। हैंडेक्स, हैंड मतलब हाथ, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी, यानी ऐसी जो हाथ की कुल्हाड़ी हो। अब दोस्तों हाथ की कुल्हाड़ी कैसे रहेगी, आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ऐसा पत्थर जो ऐसे करके हो, यानी ऐसे ऐसे करके क्या किया जाए, ऐसे करके ऐसे मारा जाए, तो ये क्या हो गया, हैंडेक्स हो गया, ठीक है ना। और इसी को क्या कहा गया, एशुलियान संस्कृति, क्योंकि इसके साक्ष्य दक्षिण भारत में मद्रास से मिलते हैं और इसी के कारण इसको मद्रासी संस्कृति भी कहा जाता है। अब प्रश्न क्या पूछा जाता है कि मद्रासी संस्कृति किस काल से संबंधित है, तो मद्रासी संस्कृति पुरा पाषाण काल से संबंधित है, या आप कह सकते हैं निम्न पुरा पाषाण काल से संबंधित है। दोस्तों निम्न पुरा पाषाण काल में पत्थर के औजार बनाने के लिए, किसके लिए, पत्थर के औजार बनाने के लिए मानव एक विशेष पत्थर का उपयोग करता था। दोस्तों ये पत्थर कौन सा है ये समझने का प्रयास करिए। तो ये पत्थर क्वार्टजाइट पत्थर था, यानी आप देखेंगे कि नदी के किनारे पहाड़ों में बहुत सारे पत्थर मिल जाते हैं, लेकिन मानव ने औजार बनाने के लिए एक विशेष प्रकार के पत्थरों का प्रयोग किया और ऐसे पत्थर को क्या कहा गया, क्वार्टजाइट पत्थर। तो इस तरीके से निम्न पुरा पाषाण काल आपका कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं मध्य पुरा पाषाण काल के बारे में। तो मध्य पुरा पाषाण काल, जाहिर सी बात है जो पहला था यहाँ भी पूरा लगा हुआ है, तो मध्य पुरा पाषाण काल में समझने की कोशिश करते हैं। इस समय जलवायु में परिवर्तन हुआ, जलवायु में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। दोस्तों आपको पता है कि प्रारंभिक युगीन में भारी भरकम बेडौल पत्थरों का उपयोग किया जाता था, लेकिन अब क्या हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया। कब, मध्य पुरा पाषाण काल में। दोस्तों जलवायु परिवर्तन एक बड़े परिवर्तन को जन्म दे देते हैं। जैसे आपने देखा था कि अभी पीछे कोविड आया था। कोविड ज़्यादा कुछ नहीं, एक वायरस था, और जिस वायरस ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, और वो भी एक जलवायु परिवर्तन का कारण था। अब जलवायु परिवर्तन क्या था, आप देखिएगा उस दौर में जब कोविड आया तो सुबह के समय बहुत ठंड होती थी, तो अक्सर होता क्या था कि लोग अपने कामों पे जाते थे, दिन में गर्मी होती थी और शाम तक गर्मी होती थी, तो शाम को लोग अपने फैन वगैरह तेज करके, एसी वगैरह को फुल करके सो जाते थे। लेकिन सुबह का जो मौसम होता था वो ठंडा हो जाता था, और लोग जब सोते रहते हैं थे तो जाहिर सी बात है वो फैन को ना स्लो करते थे, ना बंद करते थे, ना एसी डाउन करते थे। परिणाम स्वरूप क्या, उनको ठंडक लग जाती थी और उनको बुखार आ जाता था। और बुखार के कारण फिर लोग, क्योंकि आप देखिएगा कोविड का सबसे बड़ा लक्षण था बुखार का आना, और ठंड लगने के कारण बुखार आ गई। तो जलवायु परिवर्तन ने क्या किया, एक बड़े परिवर्तन को जन्म दिया और लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो इस दौरान में मध्य पुरा पाषाण काल में क्या हुआ, जलवायु में परिवर्तन आया, और जब जलवायु में परिवर्तन आया तो या तो पशुओं की कमी हुई होगी, या जलवायु परिवर्तन के कारण पशु नष्ट हो गए होंगे। और जाहिर सी बात है जब पशु नष्ट हो गए होंगे, यानी पशुओं की संख्या कम हुई होगी, मानव के अपने भरण पोषण के लिए दूर दराज पशुओं को शिकार करने के लिए जाना पड़ा। तो जाहिर सी बात है जब मानव दूर तक जाएगा तो भारी भरकम बेडौल पत्थर सर पर लाद कर नहीं ले जाएगा। वो सोचेगा कि उपकरण कुछ छोटे होने चाहिए, पक्षियों को शिकार करने के लिए वो इतना बड़ा पत्थर फेंक के नहीं मार सकता है, वो इतना बड़ा छोटा पत्थर फेंक के मार सकता है। तो जाहिर सी बात है इस जलवायु परिवर्तन ने जीव जंतुओं को नष्ट किया होगा, पशुओं को नष्ट किया होगा, पक्षियों को नष्ट किया होगा, जंगलों को नष्ट किया होगा। परिणाम स्वरूप जो मानव बचे होंगे, अपने आप को इन्वायरमेंट में ढालने के लिए उन्होंने अपने उपकरणों में परिवर्तन किया। तो जलवायु परिवर्तन के कारण आपको
अपने आप को ढालने के लिए मानव ने अपने उपकरण में परिवर्तन किया। अब मानव क्वार्टजाइट के स्थान पर कई सारे पत्थर का प्रयोग करने लगा। अब पत्थर थे चर्ट। दोस्तों इंग्लिश में लिखा हुआ है क्योंकि एडिटिंग में हमारा जो हिंदी में टाइप नहीं हो पाता, वो इंग्लिश में ही टाइप होता है, तो इसलिए हमने इंग्लिश में लिख दिया है। तो चर्ट एक तरीके का पत्थर है। जैस्पर, फ्लिंट। पूछ लिया जाता है कि निम्न पुरापाषाण काल में कौन सा पत्थर उपयोग होता था, तो जाहिर सी बात है कौन सा, क्वार्टजाइट। और मध्य पुरापाषाण काल में कौन से पत्थरों का व्यापक उपयोग होने लगा, चर्ट, जैस्पर और फ्लिंट। तो क्या क्वार्टजाइट खत्म हो गया था? नहीं, खत्म नहीं हुआ था, लेकिन मध्य पुरापाषाण काल में चर्ट, जैस्पर और फ्लिंट जैसे पत्थरों की क्या हो गई थी, अधिकता हो गई थी। तो इन पत्थरों का प्रयोग करने लगे। इस समय उपकरणों को फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अब जो है पत्थरों में चेंजेस आया और इसी कारण फलक संस्कृति कहा गया। और फलक संस्कृति में कई चीजें आई निकल के, जैसे बिधनी। बिधनी मतलब छिद्र करने वाला, ऐसे करके उपकरण। बिधनी, छेदनी, छेद करने वाला। खुरचनी, खुरचनी क्या था, जैसे पेड़ों की छाल निकालने के लिए। किसके लिए? पेड़ों की छाल निकालने के लिए। ज्यादातर हमने लिख ही दिया ताकि हम समझा सकें। और जानवरों के बाल निकालने के लिए, क्योंकि मानव जो है पहनने के लिए पशुओं के खालों का उपयोग करता था, तो जाहिर सी बात है उनके बालों को शरीर में लगते रहे होंगे, तो उसने क्या किया, खुरचनी से खुरच के निकाल दिया। इसके साथ साथ जानवरों की खाल भी निकाली जाती थी। किससे? खुरचनी से। तो फलक संस्कृत के ये 3 उपकरण थे, बिधनी, छेदनी और खुरचनी। पूछ लिया जाता है ये किस युग के थे, तो ये मध्य पुरापाषाण काल के थे। मध्य पुरापाषाण काल के। किस काल के थे? मध्य पुरापाषाण काल से। और इसमें कौन सी संस्कृति आती है, तो ये थी फलक संस्कृति। क्या थी? फलक संस्कृति। तो दोस्तों आप भी पहले टॉपिक को बेहतरीन तरीके से समझिए, तब आप समझ जाएंगे तो आपको जीएस बहुत आसान लगेगा, विश्वास करिएगा। आगे हम लोग देखते हैं। अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं उच्च पुरापाषाण काल के बारे में। किस काल में? उच्च पुरापाषाण। इस काल की सबसे बड़ी विलक्षण थी चकमक उद्योग की स्थापना। चकमक मतलब जैसे 2 पत्थरों को लड़ाया गया तो उसमें जो चमक उत्पन्न होती है, तो जाहिर सी बात है आग का आविष्कार इसी उच्च पुरापाषाण काल में होगा। लेकिन मानव आग का बेहतर उपयोग इस काल में नहीं सीख पाएगा। इस काल में यानी उच्च पुरापाषाण काल में केवल आग ही खोजी जाएगी। ध्यान देखिएगा, इसमें भी पूरा जुड़ा हुआ है। तो ये जो पाषाण काल के जो 3 भाग बनाए गए थे, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो जो पुरापाषाण काल है यानी पहला है, उसका ये तीसरा पार्ट है, पहले का तीसरा पार्ट है। तो इसमें सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी वो चकमक उद्योग की स्थापना थी। और दूसरा महत्वपूर्ण था होमो सैपियंस का उदय, यानी ऐसा मानव उत्पन्न हो चुका था जिसके अंदर एक समझ थी। यानी अब आग का आविष्कार किया, आग में जला होगा तो उसके दिमाग जरूर विकसित हुआ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उच्च पुरापाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि इलाहाबाद के पास बेलन घाटी है। यहाँ पे लुहदा नाला है। कौन सा? लुहदा नाला। और लुहदा नाला से एक हड्डी की प्रतिमा मिली है। किसकी मिली है? हड्डी की, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये दुनिया की सबसे प्राचीनतम प्रतिमा मानी जाती है। और ये किसकी बनी हुई है? हड्डी की बनी हुई है। और ये कहाँ से मिला है? लुहदा नाला। कहाँ पर है? बेलन है, बेलन है। इसको बोलन मत समझिएगा, नहीं, बोलन घाटी गलत है, वो पाकिस्तान में है। ये क्या है? बेलन है। और ये बेलन कहाँ पर है? इलाहाबाद में के पास। उच्च पुरापाषाण काल में अग्नि की खोज हुई। तो जाहिर सी बात है जो चकमक उद्योग था, अब ध्यान दीजिएगा, पूछ लिया जाता है मानव अग्नि का व्यापक उपयोग किस काल में शुरू करेगा,
तो जाहिर सी बात है आने वाले समय मध्य पाषाण काल में उपयोग करेगा। जबकि उच्च पुरा पाषाण काल में क्या है, मानव ने आग की खोज की थी, लेकिन वह उसका उपयोग करना नहीं जानता था। यानी निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल, इन तीनों युगों में मानव कच्चा मांस ही खाता था। तो आगे हम लोग बात करते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल कई सारे हैं, जैसे चौपानी मांडो। चौपानी मांडो कहाँ है, ये आपका मिर्जापुर। तो चौपानी मांडो मिर्जापुर, आपका मिर्जापुर यहां पर पड़ेगा, ठीक है ना। चौपानी मांडो पूछ लिया जाता है कि चौपानी मांडो कहाँ है तो किस काल से संबंधित है, तो ये मध्य पाषाण काल से। अब पूरा वाला शब्द खत्म हो चुका है, ध्यान रखिएगा। फिर अगला आता है सराय नाहर रायपुर। तो सराय नाहर रायपुर कहाँ है दोस्तों, ये आपका इलाहाबाद है। इलाहाबाद के बगल में ये प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ है, ठीक है ना। तो सराय नाहर रायपुर कहाँ पर है, प्रतापगढ़ है, और मैदाहा भी यहीं पर कहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इन स्थलों के बारे में पूछ लिया जाता है किस काल के हैं, तो ये सब जो है यही मध्य पाषाण काल के हैं। आगे हम लोग बात करते हैं अब देखिएगा, मध्य पाषाण काल में पहली बार धनुष बाण की शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है, धनुष बाण की। सबसे पहले मध्य पाषाण काल में ही होते हैं। आप देखते होंगे कि बहुत सारे आपके पौराणिक नायक, ठीक है ना, राम हो गए, अर्जुन हो गए, ये सब धनुष बाण का प्रयोग करते थे। तो लेकिन धनुष बाण का सबसे पहला प्रयोग कब हुआ, मध्य पाषाण काल में। कब हुआ, मध्य पाषाण काल में। इसी काल में मानव को दफनाने की प्रथा शुरुआत हुई। पहले क्या होता था, मानव मर जाता था, उठा के ऐसे फेंक देते थे, पशु पक्षी सब उसके मांस को खा जाते थे। लेकिन मानव जब देखता रहा होगा, उसके अंदर संवेदना जगी होगी कि अरे हमारा भाई है, बंधु है, रिश्तेदार है, तो उसने क्या किया, दफनाने की प्रथा शुरू कर दी। तो पूछ लिया जाता है कि मानव को दफनाने की प्रथा कब शुरू हुई, तो मध्य पाषाण काल में शुरू हुई। अर्थात कब्र निर्माण भी इसी समय होता है। मध्य पाषाण काल के गुजरात के लांघनाथ से 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। और पूछ लिया जाता है कि 14 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं। हालांकि सराय नाहर रायपुर से कई सारे कंकाल मिलते हैं, कई बड़े लंबे कंकाल प्राप्त हुए हैं। सबसे अधिक लंबे कंकाल के बारे में अगर बात पूछा जाए तो सराय नाहर रायपुर में है, लेकिन यहाँ पे आपकी क्लास के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं है, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया है। तो लेकिन 14 ये जो कंकाल है, ये गुजरात के कहाँ के प्राप्त होते हैं, लांघनाथ से। इसी तरीके से मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में आजमगढ़, ठीक है ना, ये भीमबेटका, आजमगढ़ होना चाहिए, वो मिस्टेक हो गया है। ठीक है ना, भीमबेटका। तो भीमबेटका का प्रमाण की शुरुआत, जो साक्ष्य कब से मिलते हैं, मध्य पाषाण काल के बारे में। याद रखिएगा, पूछा जाता है भीमबेटका किस युग से संबंधित है, तो शुरुआत इसमें देखिएगा मध्य पाषाण काल से इसके साक्ष्य मिलने लगते हैं, और नवपाषाण काल में भी इसके साक्ष्य मिलते हैं। और इसकी खोज जो है विष्णुधर वाकड़कर ने की थी, और इसीलिए विष्णुधर वाकड़कर को पाषाण काल का पितामह कहा जाता है। पूछ लिया जाता है कि पाषाण काल का पितामह कौन है, तो पाषाण काल का पितामह विष्णुधर वाकड़कर को माना जाता है। आगे हम लोग देखते हैं मध्य पाषाण काल के ही उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर। ध्यान रखिएगा, संत कबीर नगर का एक स्थल है लहुरा देव, और लहुरा देव से क्या मिलता है, कृषि किए जाने के प्राचीनतम प्रमाण
ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी तक ये माना जाता था कि कृषि के सबसे प्राचीनतम प्रमाण मेहरगढ़ है, लेकिन अब जो वर्तमान का डेटा है, ध्यान रखिएगा, वो 2025 से मान के चलिएगा, 23-24 से ही इसके प्रमाण मिलते हैं। उससे पहले से भी लहुरा देव माना जाता है। और लहुरा देव कहाँ है? उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में। और यहाँ से जो चावल के सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, और इसका समय जो है 8000 से 9000 ईसा पूर्व माना गया है, जबकि जो मेहरगढ़ वाला है वो 7000 ईसा पूर्व है। यानी प्राचीनतम कौन सा हुआ? लहुरा देव का। नवपाषाण काल, ये नवपाषाण काल लिखा हुआ है, थोड़ा इसको समझ लीजिएगा। क्या लिखा हुआ है? नवपाषाण काल। विश्व के संदर्भ में नवपाषाण काल की शुरुआत 9000 ईसा पूर्व मानी गई है। कितना मानी गई है? 9000 ईसा पूर्व। लेकिन भारत में इसकी शुरुआत 4000 ईसा पूर्व मानी गई है। अब प्रश्न उठता है कि भारत में 4000 क्यों मानी गई है? क्योंकि भारत में जो इसके प्रमाण मिलते हैं वो 4000 बीसी के ही हैं। किसके? 4000 बीसी। और 4000 बीसी की वजह से ये माना जाता है कि भारत में नवपाषाण काल की शुरुआत जो है, साक्ष्य 4000 से मिलते हैं। दोस्तों, खासकर आपने देखा होगा, एक ये बीसी लिखा जाता है और एक ये बीसी। इन दोनों में क्या अंतर है? दोस्तों, जो ये है स्मॉल बीसी, ये अनुमानता होता है। जैसे जब हम पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं कि इतने हजार पहले, इतने वर्षों पहले मानव का जन्म हुआ होगा, इतने साक्ष्य मिले हैं, तो वहाँ पर हम स्मॉल बीसी लिखेंगे। और ये बीसी जो है लगभग एग्जैक्ट मान के चलिएगा, क्लियर होती है कि हाँ इसी के आसपास है। तो ये अनुमानता है और ये लगभग निकटतम व्यक्त करता है। तो ये दोनों को आप समझिएगा। मेहरगढ़ के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पशुपालन के और स्थायी कृषि के प्रमाण मिलते हैं। तो दोस्तों, ये आपसे पूछा जाता है कि कृषि करने की शुरुआत कब होती है? तो दोस्तों, कृषि मानव तभी करेगा जब अस्थायी रूप से रहने की शुरुआत करेगा। यानी जब अस्थायी रूप से रहेगा तभी वो क्या करेगा? कृषि करेगा। क्यों? ऐसा क्यों है? इस बात को समझिएगा कि मानव जो है, जब जहां पे खेती करता है वहां पर रहना पड़ता है। नहीं तो आज भी क्या आप गांव में खेत बो के शहरों में रह सकते हैं? शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि जंगली जानवर या फसलों की चोरी होना हर समय रहा है। खासकर जंगली जानवर उनको नष्ट कर देते हैं। तो जब तक मानव स्थायी रूप से बसेगा नहीं, तब तक खेती करना संभव नहीं है। तो जाहिर सी बात है, नवपाषाण काल में मानव स्थायी रूप से बसने की शुरुआत कर देता है और खेती के प्रमाण मिलते हैं, पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। हालांकि पशुपालन के प्रमाण, ध्यान रखिएगा, पशुपालन के प्रमाण मध्य पाषाण काल से मिलने की शुरुआत हो जाती है। तो पशुपालन के बारे में कहा जाए तो आप मध्य पाषाण काल कहेंगे, लेकिन जब खेती की बात आए, अस्थायी निवास करने की बात आए, तो वो आपका नवपाषाण काल होगा। ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत का जो कोची मैदान है, बोलन नदी के तट पर स्थित है। कोची के मैदान को रोटी की टोकरी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दोआब का क्षेत्र है और जाहिर सी बात है, जलोढ़ मृदा आती है बड़ी मात्रा में और जम जाती है, तो ये एग्रीकल्चर यानी उपजाऊपन बहुत अधिक होता है और इसीलिए इसे रोटी की टोकरी कहा जाता है। नवपाषाण काल में ही बस्ती के प्रमाण मेहरगढ़ से मिले हैं और यहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। हमने बताया कि बागोर से भी मध्य पाषाण काल से पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन यहाँ से नवपाषाण काल से भी पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। गेहूँ, कपास पशुपालन के साथ पहली बार कुम्हार के चाक का भी उपयोग होने लगा। ठीक है ना? तो कुम्हार के चाक का उपयोग का मतलब है गोल परिधि, और गोल परिधि का मतलब क्या है? ये चाक तो है ही है। यानी चाक किसे कहते हैं? जिसमें कुम्हार अपने मिट्टी के बर्तनों को बनाता है, उसको चाक बोलते हैं। और यही चाक क्या है? पहिए का भी काम करेगा। तो जाहिर सी बात है, इसका डेवलपमेंट कब हुआ? नवपाषाण काल में। तो
कुम्हार के चाक का प्रयोग मिट्टी के बर्तन मेहरगढ़ से मिलते हैं। भैंस पाले जाने का जो प्राचीनतम प्रमाण है वो मेहरगढ़ भी बताया जाता है। बलूचिस्तान के राणा घुंडई है, ये गुंडे लिखा हुआ है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। राणा घुंडई से घोड़े का जबड़ा प्राप्त हुआ है। बहुत पूछा जाता है कि घोड़े का जबड़ा कहाँ से प्राप्त होता है, जबड़ा मतलब मुंह, तो राणा घुंडई से प्राप्त होता है। नवपाषाण काल के साक्ष्य जम्मू कश्मीर से भी मिले हैं। जम्मू कश्मीर से झेलम घाटी में बुर्ज होम, क्या है बुर्ज होम, ध्यान रखिएगा ये पूछा जाता है। बुर्ज होम, गुफ कुराल, गुफ ये कुराल होना चाहिए, गुफ कुराल और मांडा और बुर्ज होम, ये तीनों स्थल कहां पर हैं? जम्मू कश्मीर में। दोस्तों यहां पर ये एक साक्ष्य बहुत ज्यादा पूछा जाता है और वो है बुर्ज होम में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है। तो इस तरीके से हड्डी के उपकरण मिलते हैं। और दोस्तों भारत का जो प्रागैतिहासिक मुख्यालय है वो नागपुर में है, ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए ताकि वो भी पढ़ सकें। और जितना आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मैं उतनी बेहतरीन वीडियो आपके पास उपस्थित कर दूंगा, वो भी फ्री में। तो दोस्तों कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।